Okay, so time to start now. Camera, okay. Yeah, बराबर. Okay, so everybody, good evening or welcome to the supplier session. लोग बायर बायर करते हैं, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं और ये एक्सपोर्ट बिजनेस को जानता हूं, बायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है सप्लायर. सप्लायर सेशन को मैं हमेशा इतना ज्यादा जोर देता हूं, क्योंकि जब तक आपके पास कोई अच्छे सप्लायर नहीं होंगे, तो सप्लायर होंगे नहीं तो आप क्या ही माल लेकर के आगे बेचोगे, नफा कमाओगे. सबसे ज्यादा ध्यान रखना है सप्लायर को मिलने में. नंबर ऑफ सप्लायर्स आपके पास ज्यादा होने चाहिए. आपका एक रेपो उसके साथ बिल्डअप होना चाहिए कि जब आपके पास इंक्वायरी आती है, तब हम वो सप्लायर का यूज कर सकते हैं, उसको साथ में ले चल के एक प्रॉफिटेबल एक्सपोर्ट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, या शुरू एक्सपोर्ट बिजनेस को आगे जाकर के एक्सपांड कर सकते हैं. सो मुझसे पूछो तो सप्लाई मेरे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है. देन बायर. माल होगा तो ही हम आगे बेच पाएंगे कोई बायर को. इंपॉर्टेंट क्या है, हमें अपना बेस बहुत ही मजबूत करना जरूरी होता है. सप्लायर के पीछे हमें मेहनत करनी जरूरी होती है. दीज ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, क्योंकि अगर इसके ऊपर अगर सही से काम किया नहीं जाएगा, देन एक्सपोर्ट बिजनेस इज नॉट पॉसिबल. क्वायरी जब आती है हमारे पास, तो हमारे पास या तो सप्लायर जो होते हैं वो सर्टिफिकेशन वाले होते नहीं हैं, या तो कोई एक सप्लायर के ऊपर काम कर रहे हैं, तो उसके पास ऑलरेडी इतना काम होगा, या उसके प्लांट में कोई मेंटेनेंस चलता होगा, या कोई भी उसका प्रॉब्लम होगा, उसके कारण हमारी इंक्वायरी हमारे हाथ से जानी नहीं चाहिए. तभी मैं हमेशा बोलता हूँ, सप्लायर एक नहीं, तीन चार कम से कम होने चाहिए हमारे पास, ताकि हम हमारी इंक्वायरी को हाथ से खो ना दे, और हमारे बायर को बेस्ट से बेस्ट रेट्स दे पाए, और बेस्ट से बेस्ट डिलीवरी का टाइम दे पाए. सो ये सेशन कुछ ये सब सप्लायर्स के बारे में हमारी बात होगी. और जो सेशंस में मैं आपको पीपीटीज दूंगा, वो पीपीटीज भी आपको डिलीवर हो जाएगी. लास्ट में एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको कुछ टास्क दूंगा, सिंपल है, वो आपको कंप्लीट करने हैं. लेकिन ये सेशन शुरू करूं उससे पहले, जो लोगों ने अभी तक गूगल मैप में अपना कंपनी का नाम और एड्रेस अभी तक सेटअप नहीं किया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सेटअप होना जरूरी है. दूसरी बात, जो लोग अभी भी व्हाट्सएप बिजनेस यूज कर रहे हैं, एक तो व्हाट्सएप कर रहे हैं, बिजनेस व्हाट्सएप किया नहीं है, और बिजनेस व्हाट्सएप किया है तो कोई प्रोफाइल का फोटो डाला नहीं है. प्रोफाइल में आपका खुद का प्रोफेशनल फोटो आप डाल सकते हैं. इट क्रिएट्स अ वेरी गुड इंप्रेशन. या तो आपकी कंपनी का लोगो भी रख सकते हैं, लेकिन उसको कभी भी घोस्ट प्रोफाइल मत रखिए, भूतिया प्रोफाइल कभी भी नहीं रख सकते. तो जो भी लोगों ने ये टास्क अभी तक नहीं किया है कि व्हाट्सएप के ऊपर अगर अपना फोटो नहीं है, प्रोफेशनल फोटो नहीं है, अभी के अभी आज के आज ही सेशन के बाद ये बदल दीजिए. अच्छा एक फोटो आपको रखना है. गूगल मैप्स में अगर आपका नाम और एड्रेस और काम नहीं है, देन ऑल्सो आपको ये टास्क जल्दी से. दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. ये स्टार्टिंग विद द सप्लायर सेशन. सप्लायर के पास हम मिलने जाते हैं तो क्या क्या चीजों का ध्यान रखना पड़ता है. ध्यान रखना पड़ता है हम कैसे जाते हैं, हमारे क्या क्या क्वेश्चंस होते हैं, हमें क्या क्या पूछना है, क्या क्या चीजें नोट डाउन करनी है, क्योंकि यही नोटेड डाउन चीजें हमको काम में आने वाली है जब हमारे पास इंक्वायरी आती है. और इंक्वायरी जब हम लेकर के सप्लायर के पास जाएंगे, तो हमको पता होना चाहिए कि राइट सप्लायर के पास हम इंक्वायरी लेके जा रहे हैं. ठीक है. जो लोग ये भ्रम में है कि किसी का मामा चाचा फ्रेंड दोस्त काम कर रहा है और मैं वही प्रोडक्ट का काम शुरू कर दूं, तो उनको भी मैं कहना चाहता हूं कि भले उनका भी एक प्रोडक्शन यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, इट इज वेरी गुड कि वो लोग भी आपको रिस्पॉन्स दे रहे हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, मतलब उनका भी फायदा है, उनका भी माल एक्सपोर्ट होने वाला है. लेकिन आपको उसके साथ साथ पैरेलली दूसरे सप्लायर्स का आपके पास लिस्ट होना चाहिए, उनके ऊपर भी आपकी मेहनत की हुई होनी चाहिए. टेकिंग फर्दर सेशंस, आपको मैं पॉइंट सारे के सारे रूबरू जो समझाना चाहता हूँ, वो सेशंस के ऊपर हम एक बार फिर से आते हैं. सप्लायर सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट, हाउ टू गो टू द सप्लायर्स, व्हाट आर द पॉइंट्स वी हैव टू कवर, क्या क्या बातें हमें करनी चाहिए, क्या क्या बातें हमें नहीं करनी है, क्या क्या हमारा कैसे प्रेजेंटेशन होता है. देखिए, सप्लायर के पास जाते हो तो
अभी रियल टाइम में सिचुएशन ये हो गई है कि जब से ये स्टार्टअप इंडिया और ये सब शुरू हो गया है, सप्लायर्स के पास काफ़ी सारे लोगों की भीड़ आने लगी है कि भई हमको आपका प्लांट देखना है, किसी को डोमेस्टिकली बेचना है, किसी को डिस्ट्रीब्यूशन का काम करना है, किसी को उनकी ब्रांडिंग मार्केटिंग करके माल भेजना है, ये सब डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ। तो सप्लायर्स अभी थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जहाँ तक मैं बात सबसे करता हूँ। तो दे आर नॉट अलाउइंग टू विजिट देयर प्लांट दैट ऑफन। सो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार आपकी प्रोफाइल को पहले भेजेंगे, वहाँ पे वो देखेगा, बाद में उसको लगेगा कि भाई नहीं, इसको मैं बुला सकता हूँ, ही इज सेफ फॉर मी। क्योंकि देखो, सप्लायर के पास अगर आप जा रहे हो तो उसके मन में भी कुछ डाउट्स होंगे या स्केप्टिकल हो सकता है। क्या स्केप्टिकल हो सकता है कि भाई ये मेरा कोई कंपटीटर तो नहीं है, मेरे पास आएगा, मेरे रेट लेगा, मेरा प्लांट देखेगा, और या तो कोई गवर्नमेंट का ऑफिसर तो नहीं है, तो उसकी जगह पे हम भी हो तो हम भी सोच सकते हैं। प्रिकॉशन तो कोई भी बिजनेसमैन लेगा ही अपना। तो हम लोग पहले आपकी प्रोफाइल को भेजते हैं वहाँ पे, और प्रोफाइल भेजने के बाद उसको इतना एश्योरेंस रहता है ताकि वो खुल के आपके साथ बात कर सके, आपके साथ बिज़नेस की डील कर सके और आपको सही गाइडेंस दे पाए। सो दोज़ पीपल, जो लोगों ने अभी तक उनका कुछ चीज़ें दी नहीं है और उनकी ठीक से प्रोफाइल तैयार नहीं हुई है, वो अभी जब तक आपकी प्रोफाइल और आपकी वेबसाइट और आपकी ई-स्टेशनरीज़ तैयार नहीं हुई है, तब तक आप सप्लायर के पास ना जाएँ। सप्लायर के पास जाने से पहले और बाद में भी इंफॉर्मेशन कुछ एक्सचेंज होगी, लेकिन आपके पास कोई चीज़ रेडी नहीं होगी, तो इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि फ्रॉम द डे वन पीपल कहते हैं कि भई हमको पहले सप्लायर को तो छोड़ ही देते हैं, लोग तो सीधा बायर के ऊपर ही आ जाते हैं। सर बायर लाओ, बायर लाओ। पर भई बायर लाने से पहले आपका प्लेटफ़ॉर्म तो मजबूत होना चाहिए ना। और फिर बोलते हैं कि सप्लायर सेशन करना है, तो बोला ना सप्लायर सेशन कब है, सप्लायर सेशन कब है, मतलब सप्लायर के पास कब जाना है। ऐसी जल्दबाज़ी हमें हमारे काम में नहीं करनी है। Okay, so point number one, while visiting to the supplier, we should be well groomed, well dressed, no sweating and grow prior appointment. गाड़ी वाड़ी लेके जाइए, लेकिन जैसे भी जाइए वेल ग्रूम्ड जाइए, ठीक है। आपका प्रेजेंटेशन एक अच्छा होना चाहिए, एक बिजनेसमैन का होना चाहिए। While you are going to the supplier, तो आपका प्रेजेंटेशन, आपका पहनना, आपका ग्रूमिंग, ये सारी की सारी चीजें बहुत मायने रखती है। आप एक्सपोर्टर लगने चाहिए। Introduce yourself as an exporter and not as a new exporter or a trader. पहले आप जो भी करते थे, अभी भी आप जो भी कर रहे हो, आप एक एक्सपोर्टर के रोल में हो। तो आपको ये रोल का अच्छे से मतलब जस्टिस देना है, और आपको प्रेजेंटेशन आपका सप्लायर के पास बहुत अच्छा होना चाहिए। आपको ये सारी की सारी चीज़ें बहुत छोटी-छोटी लगेगी, लेकिन मेरा 25 साल निकल गया है ये मार्केट में, और आगे अभी भी और भी मैं वही तेज़ी से काम कर रहा हूँ। ये सारी छोटी-छोटी चीज़ों का हमने बहुत ही माइन्यूटली ऑब्ज़र्व किया है हम लोगों ने। क्योंकि क्या होता है कि अगर उसका प्रेज़ेंटेशन ठीक नहीं है, अगर उसके पास कोई ग्रूमिंग उसका ठीक नहीं है, प्रायर अपॉइंटमेंट अगर वो पहुँचता नहीं है, और ये सब सरप्राइज़ेज़ करता है, तो क्या है कि सप्लायर कभी भी खुल के उससे बात नहीं करता है, उसके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, क्योंकि उसका सप्लायर का भी, देखो जैसे बायर का ट्रस्ट लेना ज़रूरी है, वैसे पहले तो सप्लायर का ट्रस्ट ट्रस्ट लेना ज़रूरी है कि भई उसको पता चलेगा कि ये बंदा मेरे मेरे को काम देने वाला है, मुझे आगे इससे फ़ायदा होने वाला है, तो व्हाई नॉट मैं उसको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन दूँ, ताकि वो आगे जा कर के बड़े वॉल्यूम में बड़े ऑर्डर्स मेरे पास लाके दे और हम साथ में मिल करके एक बड़ा काम करें। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है सप्लायर को अपने हाथ में रखना। 1 नहीं, 2, 3, 4 सप्लायर जहाँ भी जाए, ये पैटर्न जो है आपको इसे रेप्लिकेट करना है, और यही पैटर्न से आपको हर एक सप्लायर को मिलना है। सो वन थिंग, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एज़ एन एक्सपोर्टर। मैं एक एक्सपोर्टर हूँ, और भी कैटेगरीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन आपकी प्रोडक्ट को मैंने ऐड किया है क्योंकि बायर्स की इंक्वायरी आ रही है, या मैं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ आपकी कैटेगरीज़ को मतलब आपकी ये प्रोडक्ट को। तो भई मुझे अगर एक्सपोर्ट करना है तो आपकी तरफ से कुछ जानकारी चाहिए, प्रोडक्ट के बारे में, आपके बारे में, लाइसेंसिंग के बारे में, रजिस्ट्रेशन के बारे में, ठीक है? तो ये प्रेज़ेंटेशन आपका रहेगा शुरुआत में। बाद में सप्लायर के पास जाते हो तो क्या-क्या की पॉइंट्स होते हैं जो आपको नोट डाउन करने हैं। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट टू नोट डाउन सम ऑफ द पॉइंट्स। जैसे सप्लायर नंबर 1 है,
XYZ मैन्युफैक्चरर है, तो मान लो उसको नाम देते हैं मैन्युफैक्चरर 1। तो मैन्युफैक्चरर 1 में ये सारी की सारी जो डिटेल्स होती है, जो आगे जाके मैं बोल बोल रहा हूँ, नोट डाउन करनी है, वो चीज़ों को आपको नोट डाउन ठीक से करने के बाद सप्लायर नंबर 2 उसकी इंफॉर्मेशन रखनी है, 3, 4 ऐसे जितने भी सप्लायर्स को आप मिल रहे हो, उतने सप्लायर्स की इंफॉर्मेशन आपको नोट डाउन करके रखनी है। अपने को सब याद रहता है, ऐसे कभी भी भ्रम में रहने का नहीं। एवरीथिंग शुड बी नोटेड डाउन। 10 साल के बाद भी अगर वो किताब अगर हम हाथ में लेते हैं, वो डायरी हाथ में लेते हैं, तो हमको पता होना चाहिए कि ये सप्लायर के साथ मैंने ये वार्तालाप की थी। सो वॉल्यूम ऑफ द प्लांट, पॉइंट नंबर 1 कि आपके प्लांट का क्या वॉल्यूम है, पर बैच की आपकी कैपेसिटी कितनी है और टाइम ऑफ द प्रोसेस, राइट? वॉल्यूम ऑफ द प्लांट कि आप महीने में या एक बैच में कितना मटेरियल तैयार कर सकते हो, तो वो जरा आप नोट डाउन कर लीजिए कि भाई इसकी कैपेसिटी प्लांट नंबर 1 की ये कैपेसिटी इतनी है। पर बैच में कैपेसिटी, मान लो कि जैसे मैं कुछ टैबलेट जैसे बनवाता हूँ फार्मास्यूटिकल्स की, तो 25,000 टैबलेट्स का मान लो कि उनका एक बैच में तैयारी रहता है कि एक बैच में हम 25,000 टैबलेट निकालते हैं। तो 25,000 टैबलेट जो निकालते हैं, वो कितने टाइम में बैच खत्म होती है? मान लो कि ऑर्डर हम सोमवार को दे रहे हैं, तो शनिवार तक बैच कंप्लीट होती है। मान लो पहली तारीख को दे रहे हैं, तो 15 तारीख को बैच खत्म हो रही है। तो वो बैच का जो प्रोडक्शन का टाइम होता है, वो हमें नोट डाउन करना है कि पर बैच का ये वाली प्रोडक्ट में ये टाइम होता है, तो वो हमें नोट डाउन करना है, ताकि हमको आगे जा करके जब बायर के साथ काम कर रहे हैं, तब ये सारी की सारी चीज़ों में जब वार्तालाप बायर के साथ होगी, तो ये हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हमें काम में आएगी। या तो जब हम सप्लायर को काम दे रहे हैं, तो हमारी इंक्वायरी के हिसाब से हम पता कर पाएँगे कि ये वाले सप्लायर को मुझे काम देना है, बाकी और सप्लायरों के आगे मुझे टाइम खराब नहीं करना है। ये सिलेक्शन हमारे पास होगा जब हमने पहले से ये सारी की सारी मेहनत की हुई होगी। वॉल्यूम ऑफ द प्लांट, पर बैच कैपेसिटी कितनी है और पर बैच में टाइम कितना लगता है। टोकन अमाउंट देता हूँ, माल तैयार करने के लिए बोलता हूँ, उसके बाद मेरी बैच मान लो ये बैच है, तो टाइम कितना लगता है। एमओक्यू क्या है? अगर सामने वाले बायर को उसके हिसाब से ब्रांडिंग मार्केटिंग करना है, उसके हिसाब से अगर कंपोजिशन है, एज अ एग्जाम्पल मैं यहाँ से दवाइयाँ बेचता हूँ, मैं पैरासिटामोल बेचता हूँ। पैरासिटामोल के साथ काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कंपोज़िशन में होती है। तो पैरासिटामोल की मात्रा कितनी है, बाकी सारी चीज़ों की कंपोज़िशन मतलब मात्रा कितनी है, वो कई बार बायर डिसाइड करता है मोस्ट ऑफ द टाइम। मल्टीविटामिन जैसे मैं बेच रहा हूँ, तो विटामिन ए इतना है, बी12 इतना है, विटामिन सी इतना है, मैग्नीशियम इतना है, आयरन इतना है। ज़िंक कहीं में 12% होता है, कहीं में 14 होता है, कहीं में 8 होता है, तो वो एक बायर का कंपोज़िशन होता है। तो इसको बोलते हैं एक कंपोज़िशन के हिसाब से ऑर्डर लेना, स्पेशलाइज़्ड ऑर्डर लेना, जिसमें बायर हम मेरी बॉटल की डिज़ाइन ऐसी होनी चाहिए, उसका ओपनिंग ऐसा होना चाहिए, उसका लेबलिंग ऐसा होना चाहिए, तो उसके हिसाब से, उसके ऑर्डर के हिसाब से हम मटीरियल को कस्टमाइज़ करके देते हैं। ऐसे में एमओक्यू पूछना बहुत ज़रूरी है कि अगर बायर उसके हिसाब से ब्रांडिंग, मार्केटिंग करके बेचना चाहता है, लेना चाहता है, तो हमारा एमओक्यू कितना है? तो भई वो अपना एमओक्यू बोलेगा कि भई 25,000 पीस का मिनिमम आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। तभी हम सारी की सारी आपकी डिमांड फुलफिल करेंगे। कोई 50,000 का बोलेगा, कोई 5,000 का बोलेगा, किसी का कम होता है, किसी का ज़्यादा होता है। थोड़ा नेगोशिएट भी कर सकते हैं और हम उसको नोट डाउन कर सकते हैं कि मिनिमम एमओक्यू ये वाले सॉरी सप्लायर या मैन्युफैक्चरर का इतना है। सो फर्स्ट थिंग इज डन कि एमओक्यू कितना है। उसके बाद सर्टिफिकेशंस आपके पास कौन से हैं। हमेशा मैन्युफैक्चरर से पूछना ज़रूरी होता है कि आपके पास सर्टिफिकेशंस कौन से हैं, क्योंकि हम लोकल मार्केट में अब काम नहीं कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल मार्केट में काम कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हर एक कंट्रीज़ के हिसाब से सर्टिफिकेशंस अलग होते हैं। जैसे मान लो हम कोई मुस्लिम कंट्री में काम करते हैं, तो हलाल सर्टिफिकेट जहाँ पे फूड प्रोडक्ट्स और रिलेटेड फूड प्रोडक्ट्स होती है, वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। अगर ये बहुत ही हार्ड सर्टिफिकेट्स नहीं है, ये बहुत ही ईज़ी सर्टिफिकेट्स हैं, पर पहले से ही सप्लायर को पूछ लेना बहुत ज़रूरी होता है कि भई आपके पास कौन से सर्टिफिकेट है। जैसे मान लो कि यूएस एफडीए वाला सर्टिफिकेट है,
इट इज वेरी गुड टू गो फॉर द यूएस मार्केट, मतलब ये यूएस मार्केट में हम माल बेच सकते हैं। ईयू जीएमपी है, यूरोप के लिए बहुत अच्छा है। वैसे ही अलग अलग सर्टिफिकेशन होते हैं, डब्ल्यू जीएमपी इंडिया है, अफ्रीकन कंट्रीज के लिए बहुत अच्छा है। उसका मैं एक एग्जांपल देके आपको बोलूंगा कि क्यों ये सर्टिफिकेशंस के हिसाब से हम नोट डाउन अलग अलग करके रखते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं और कब उसका इस्तेमाल या कब हम उसका सदुपयोग करते हैं, राइट। तो सर्टिफिकेशंस कौन से हैं और कौन सी कंट्रीज में आपने ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, उसकी हमें जानकारी लेनी है पहले से। तो वो आपकी चीजों को आप नोट डाउन कर सकते हैं कि भाई उसने बोला है कि मैंने कनाडा में ऑलरेडी एक्सपोर्ट किया हुआ है, या ऑलरेडी मैंने ऑस्ट्रेलिया में किया हुआ है, या मलेशिया में किया हुआ है। यू नो, टारगेटिंग साउथ एशियन कंट्रीज बहुत अच्छा रहता है शुरुआत के समय में। और उसमें सर्टिफिकेशंस और बाकी सब थोड़ा नाटक बहुत कम है, और बहुत ईज़ी है यहाँ से एक्सपोर्ट करना, और ऑफ कोर्स एक्सपोर्ट बिज़नेस है, प्रॉफिटेबल रहता ही है। लेकिन वहाँ पे भी सेम थिंग, क्वालिटी अच्छी माँगते हैं, जहाँ पे यहाँ पे कुछ भी बोल करके लोकल मार्केट में बेच दिया, वैसा नहीं चलता है। शायद नेपाल, बांग्लादेश या पाकिस्तान में चलेगा, या श्रीलंका में चलेगा, बाकी कोई कंट्रीज़ में नहीं चलेगा मोस्टली, जहाँ तक मेरा अनुभव है। ओके, सो बैक टू द सर्टिफिकेशन। सर्टिफिकेशंस कौन से हैं वो हमें नोट डाउन करने हैं। व्हाट कंट्रीज दे आर एक्सपोर्टिंग राइट नाउ, उसे हमें नोट डाउन करके एक बार लिख लेना है, ताकि हम पक्का हो जाए कि भाई इसमें तो ये काम कर ही रहा है, तो इसका ऑर्डर आता है, तो जरा सेम एक्सपोर्टेड कंट्री में कर रहे हैं तो उतना हमारा स्ट्रेस कम हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं, वो पूछना है हमें सप्लायर को, इन फ्यूचर हमारे कोई कंट्री से ऑर्डर आ रहे हैं, तो आप हिसाब उसके हिसाब से सर्टिफिकेशंस दे पाओगे या नहीं दे पाओगे। ठीक है, अगर वो बोलता है कि नहीं नहीं आप ऑर्डर लेके आओ, सर्टिफिकेशंस का मैं देख लूंगा, चिंता मत करो, तो बात बन जाती है। मतलब ही इज रेडी टू एक्सपोर्ट, ही इज रेडी टू रिस्पॉन्ड अस, दैट इज अ वेरी गुड साइन फ्रॉम द सप्लायर। ये जो मटेरियल, और एक क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है कि ये जो मटेरियल हम बना रहे हैं और बाहर भेजने वाले हैं, इसलिए कि इसमें कोई हैजार्डियस चीज, एनीथिंग हैजार्डियस मटेरियल इसमें डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है। एज एन एग्जांपल, अ रियल एग्जांपल, जो एग्रीकल्चरल पाइप्स होती है, तो काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो ये एक्सपोर्ट के अनुभव में हमको आया कि डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये वो साउथ एशियन कंट्रीज़ है, वहाँ पे तो उसका खूब माल जाता है। लेकिन जहाँ पे यूएसए आता है, तो यूएसए की एक-एक इंक्वायरी थी कि भई जो हमने जो सैंपल्स एक बार भेजे थे, तो उसमें पता चला कि ये हैज़ार्डियस मटेरियल, जो हम हैज़ार्डियस गिनते ही नहीं है। हम तो खा जाए तो भी कुछ नहीं है उसका, लेकिन यूएसए जैसी कंट्रीज़ हैज़ार्डियस बोलती है उसको। तो मैन्युफैक्चरर को पता रहता है ये सब चीज़ें, कि भई ये मेरी जो पाइप की फैक्ट्री है, या ये मेरी जो एक्स-वाई-ज़ेड की फैक्ट्री है, उसमें हैज़ार्डियस मटेरियल है। ठीक है? तो एक क्वेश्चन होता है, उसको हमेशा पूछना रहता है, और वो येस या नो में जवाब देगा, उसको नोट डाउन रखिए। जैसे ये मैंने आपको पाइप फिटिंग्स की, एग्रीकल्चरल पाइप्स की बात की, तो उसमें होता है, तो वो लोग कंट्री में एंटर ही नहीं करने देते। ठीक है? कोई गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस लगते हैं, कई बार इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं आता है, वो भी हमें सप्लायर को पूछना है। कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। मोस्टली कमोडिटी आइटम्स पे आ जाते हैं, मोस्टली एग्रीकल्चर आइटम्स पे आ जाते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ों में बैन कर देते हैं ये लोग। तो सरकार के कोई रेगुलेशंस है, कोई नियम है इसमें, तो वो हमें पूछ लेना ज़रूरी होता है, ताकि हम नोट डाउन कर सकें कि ये वाली प्रोडक्ट में ये सारी-सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स और रेगुलेशंस क्या है, जैसे मैं फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल एक्सपोर्ट करता हूँ, तो मेरा ऑर्डर मान लो कि 15 तारीख को फुलफिल हो गया है, पैकिंग हो गया है, सब कुछ हो गया है। अगर मान लो कि मैं महीने तक उसको बेच नहीं रहा हूँ, और कहीं गोडाउन पे मैंने सप्लायर को पैसा देके शिफ्ट कर दिया, और फिर बाद में महीने के बाद में कंटेनर लगवाता हूँ और माल को बेचता हूँ, तो मुझे जो कुछ कंट्रीज़ के लिए ये मैंडेटरी है देना, कि जो गोडाउन पे मैंने ये माल को स्टोर करके रखा था, तो उसका एक सर्टिफ़िकेट चाहिए। ठीक है? तो कि प्रॉपर स्प्रेइंग हुआ था कि नहीं, ह्यूमिडिटी का कंटेंट क्या था, काफ़ी सारी चीज़ों का एक सर्टिफ़िकेट रहता है। अगर वो सर्टिफ़िकेट उनके हिसाब से नहीं होता है, मतलब मटेरियल उनके हिसाब से, उनके एटमॉस्फियर से अगर लगा हुआ नहीं होता है, तो वो लोग मटेरियल को रिजेक्ट कर देते हैं, कंट्री के अंदर लेते ही नहीं।
सो ऐसे गवर्नमेंट के कोई रूल्स है, ऐसा कोई चीज़ें हैं तो आप सप्लायर को पूछ सकते हैं। सप्लायर को मिलने जाओ उससे पहले प्रायर अपॉइंटमेंट खास हो। ऐसा नहीं है कि भई सर मैं मिलने गया था, सर मैं यहाँ से निकल रहा था तो मैंने सोचा चलो मिल लेते हैं। नहीं, वेरी बैड, ये यहाँ चलता है और कहीं चलता नहीं। तो हमें पहुँच गए, पहुँचने के बाद फ़ोन किया कि मैं आ गया हूँ, ऐसा नहीं होता है। अगले दिन, 2 दिन पहले एक उसकी अपॉइंटमेंट लो कि भई सर मैं आपको मिलने आ सकता हूँ, मुझे आपका रेफ़रेंस मेडॉक एक्सपोर्ट से मिला था। या अगर बाद में आप सप्लायर के पास मिलने जा रहे हो जो आपने आपके रेफ़रेंस से खड़ा किया हुआ है, तो वहाँ पे ऐसा बोल करके आप जा सकते हो, लेकिन ओनली आफ्टर प्रायर अपॉइंटमेंट, नॉट एल्स। ठीक है? वेरी क्लियरली। परमिशन में जब आप विज़िट कर रहे हो, फ़ोटो और वीडियोज़ का आप परमिशन ले सकते हो। 99% चांसेस है कि वो आपको परमिट करेंगे, क्योंकि जब आपका इंटरेक्शन ये सारा का सारा होगा तब तक उसको पता चल जाएगा कि येस दिस गाय इज़ सीरियसली इंटरेस्टेड इन बिज़नेस। तो आपको उसका परमिशन वीडियोज़ का और फ़ोटोज़ का मिलेगा। जभी भी आप सप्लायर सेशन में जा रहे हो, आपके फ़ोटोज़ और वीडियोज़ कुछ निकलवाओ, एप्रोप्रिएट निकलवाओ कि आप प्लांट में खड़े हो, माल के बीच में खड़े हो, कुछ फ़ोटोज़, कुछ वीडियोज़ मेरी टीम को दीजिए आप। टीम उसको ठीक से एडिट करके आपकी प्रोफाइलिंग में ऐड करेंगे, जहाँ-जहाँ ज़रूरत है वहाँ-वहाँ उसको अ, काम में लेंगे ताकि आपकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी लगे। अल्टीमेटली हमें बायर का ट्रस्ट लेना है। तो आपके भी कुछ फ़ोटोज़, वीडियोज़ लगेंगे तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। The more suppliers you have, the more chance of conversation of inquiry into buyer is। जितने ज़्यादा आपके पास सप्लायर होंगे, उतने ज़्यादा हमारे पास चांसेस है कि हम इंक्वायरी को बायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि हमारे पास कोई भी चीज़ का ऑर्डर आता है और हम खाली एक ही प्लांट के ऊपर अगर डिपेंडेंट है, तो हमारे चांसेस बहुत ही लो हो जाएँगे वो इंक्वायरी को बायर में कन्वर्ट करने के। क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि हम जो सोच रहे हैं वैसी ही एग्ज़ैक्टली इंक्वायरी आएगी। या तो वॉल्यूम में फ़र्क होगा, या तो डायमेंशन में फ़र्क होगा, या तो क्वालिटी में फ़र्क होगा, या तो वॉल्यूम में फ़र्क होगा, कुछ ना कुछ फ़र्क तो रहेगा ही। एग्ज़ैक्ट टू एग्ज़ैक्ट बाय लक चांस है, लेकिन हमें तैयारी के साथ करना है, लक तो बाद में हमारा पीछा करने ही वाला है। तो हमारे पास जितने ज़्यादा मेहनत किया होगा सप्लायर के ऊपर, जब हमारे पास इंक्वायरी आती है, देन वी कैन चूज़ कि हमारा ये वाला सप्लायर हमारे काम में आने वाला है। दूसरा भी एक उसका रीज़न है कि जब हम सप्लायर को चूज़ करने का और एक तरीका भी क्या होता है कि जैसे मैंने आपको बताया अभी कि यूएसए में जो सप्लायर्स जो यहाँ से माल बेचना चाहते हैं, यूएसए में यूएस एफडीए कंपल्सरी। हर एक मटेरियल के अलग-अलग सर्टिफ़िकेशन उसके लिए ज़रूरी है। वैसे ही यूके में है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में थोड़ा हार्ड सर्टिफ़िकेशन है, वो ज़रूरी है उनके लिए। लेकिन अगर मान लो आपके पास अ, डब्ल्यूएचओ जीएमपी वाले सप्लायर, कोई यूएस एफडीए वाले हैं, कोई ईयू जीएमपी वाले हैं, तो वो सर्टिफ़िकेशंस वालों को अगर हमने अलग से कैटेगराइज़ किया हुआ होगा या मेंशन किया हुआ होगा, तो मान लो हमारे पास अफ्रीका से इंक्वायरी आ रही है, तो अफ्रीका में यूएस एफडीए की ज़रूरत नहीं है, ईयू जीएमपी की ज़रूरत नहीं है या कोई महँगे सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका में सिर्फ डब्ल्यूएचओ जीएमपी की ज़रूरत है। तो हम डब्ल्यूएचओ जीएमपी वाला जो सप्लायर होता है, उसको अफ्रीका इंक्वायरी में एडजस्ट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर यूएस एफडीए या ईयू जीएमपी वाला अगर हम सप्लायर को यूज़ करने जाएँगे, तो यूएस एफडीए वाले जो सप्लायर्स होते हैं, उनके रेट्स हमेशा हाई होते हैं। उनकी क्वालिटी भी ज़्यादा बेटर होती है। लेकिन हाई रेट में बेटर क्वालिटी की ज़रूरत अफ्रीकन कंट्रीज़ में कभी रहती नहीं है। अगर वो माँग रहा है, अगर उसकी स्पेसिफिकेशंस है, तो बात अलग है। कई बार क्या होता है कि अफ्रीकन कंट्रीज़ में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोप, जर्मनी मतलब यूरोप के कोई रीजन से, यूके से कोई लोगों ने टेंडर लिया हुआ होता है। तो वो लोग उनके हिसाब से उनके जो वहाँ की टर्मिनोलॉजी है उसके हिसाब से सर्टिफ़िकेशंस माँगते हैं। तो वो एक पार्ट अलग हो गया। लेकिन अगर डायरेक्ट बायर अफ्रीका का है, तो उसको ये सारे सर्टिफ़िकेट की ज़रूरत नहीं है। तो वरना आप यूएस एफडीए वाला अ, अगर उसको सप्लायर ढूँढ के उसको रेट देने जाओगे, तो आपका कभी भी ट्रेड वायबल नहीं होगा, आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा क्योंकि रेट्स आपने आपके गलत ही हाई हो जाएँगे।
और चाइनीज मार्केट है, यहाँ का मार्केट है, वो कंपटीशन में आगे आप कभी भी काम कर नहीं पाओगे। प्लांट में जाओ तब फोटोज वीडियोस यस बहुत जरूरी है। रेप्लिकेट करो मेथड को, ज्यादा से ज्यादा सप्लायर्स को हमें ढूंढना है। और फिर बाद में आता है 3 स्टेप थियरी। वो एक सेकेंड राउंड में आता है, वो आप टेलीफोनिक भी कर सकते हो, उसमें आपको रूबरू जाने की जरूरत नहीं है। रूबरू एक आध बार जाओ, 2 बार जाओ, जब भी टाइम मिले जाओ, दूसरी बार या तीसरी बार, लेकिन पहली बार जाना बहुत ही जरूरी है। फिर बात 3 स्टेप थियरी का इस्तेमाल हमें करना है। 3 स्टेप थियरी का मतलब ये होता है कि हमें सप्लायर के पास से मटेरियल लेकर के आगे भेजना है। सप्लायर का जितना सपोर्ट हमारे पास अच्छा रहेगा, इतना उतना ही हमारे चांसेस बढ़ जाने वाले हैं, उतना ही हमारे चांसेस बढ़ जाने वाले हैं इंक्वायरी को बायर में कन्वर्ट करने के। तो एज एन एग्जांपल मान लो कि ये पेन है, ये पेन को मुझे बेचना है। ये पेन मान लो कि सप्लायर मुझे 20 रुपए में दे रहा है। आई मीन मान लो कि ये पेन जो है वो 20 रुपए में बाहर बिकती है। सप्लायर के पास हम जाएंगे तो सप्लायर तो जैसे एज ए लेमैन आप जाओगे ना, तो सप्लायर क्या बोलेगा कि अच्छा ये है वो है, आप ये करना चाहते हो तो ठीक है, आपको पता ही है 20 रुपए में पेन बिक रही है, 15 में आप मुझसे ले जाओ, 20 रुपए में बेचो, खूब कमाओ, मजे करो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक्सपोर्ट बिजनेस में ऐसा नेगोशिएशन नहीं होता है। हमको पता होता है कि ये पेन जो है 8.5 रुपए की है, हमें 10.5 में लेनी है। और फिर चाहे हम 15 रुपए में बेचे या 20 रुपए में बेचे, मार्जिन हम तय कर सकते हैं। वो एक तरीका। दूसरा तरीका 3 स्टेप फॉर्मूला है। 3 स्टेप फॉर्मूला में हमें सप्लायर को साथ में रह करके काम करना है। जैसे मान लो कि ये पेन का मैं रेट दे रहा हूँ स्टेप नंबर 1। मैं आप मान लो कि सप्लायर से साथ बैठ करके 3 स्टेप कैसे करते हैं कि स्टेप नंबर 1, ये पेन है, अगर मैं 20 रुपए में बेच रहा हूँ तो मुझे क्या मार्जिन मिलेगा या क्या कमीशन मिलेगा। मार्जिन या तो कमीशन, दोनों में से एक रहता है। स्टेप नंबर 2, अगर कोई बंदा, मैं 20 का ऑफर कर रहा हूं लेकिन सामने वाला बायर मतलब सामने वाली इंक्वायरी नेगोशिएशन कर रही है, तो मैं क्या रेट दे सकता हूं। तो वो बोलेगा ठीक है, 20 में मत बेचना, उसको 15 का रेट दे देना, नेगोशिएशन कर रहा है तो। और उसको बोलना थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे, तो 15 के रेट में हम कर देंगे, या सेम वॉल्यूम होगा तो भी हम 15 के रेट में कर देंगे। ओके, 15 के रेट में दे रहे हो तो हमारा मार्जिन क्या रहेगा, और या तो फिर हमारा कमीशन क्या रहेगा। ठीक है, दोनों में से एक। तीसरा पॉइंट ये होता है, तीसरा स्टेप, कि अगर मान लो कि मैं नेगोशिएशन कर रहा हूँ और सही में वो इंटरेस्टेड बहुत है, मुझे धंधा हाथ से जाने नहीं देना है, तो मुझे एक रेट ऐसा बोल दो कि मैं मतलब वो रेट दे ही देता हूँ, मुझे धंधा लेना ही है, क्योंकि मेरा बायर जेन्युइन है, पहली एंट्री में करना चाहता हूँ, आगे बहुत बड़ा काम इससे करना चाहता हूँ। तो मुझे बोल दो यार, कोई एक भाव ऐसा बोल ही दो कि अगर मुझे धंधा जाने नहीं देना है हाथ से, तो मैं कौन सा रेट दे सकता हूँ। तो ऐसे 3 रेट्स हमें उससे लेने हैं कि मान लो 15, पहले 20 रुपए का रेट दिया कि 20 रुपए में आप बेचो, मार्केट में ये माल लोग एक्सपोर्ट कर ही रहे हैं ये रेट से, तो उसमें आपका थोड़ा मार्जिन ज़्यादा रहेगा या कमीशन ज़्यादा रहेगा। सेकंड स्टेप में अगर वो नेगोशिएट कर रहा है आपके साथ इंक्वायरी, तो सप्लायर को पूछो कि अगर सामने वाला नेगोशिएट कर रहा है तो भाई नेगोशिएशन में थोड़ा नीचे तो उतरना पड़ेगा ना, तो क्या रेट में दे सकता हूँ। तो मान लो 15 रुपया दे रहा है कि भाई 15 रुपए में बेचना, मैं तुझे देख लूंगा। देख लूंगा मतलब मारा मारी के लिए नहीं, देख लूंगा मतलब क्या प्रॉफिट में आपको दे सकता हूँ उसमें। तो वो एक स्ट्रेटेजी नक्की होती है। और तीसरे में कि भाई मैं लो पे दे दूंगा, एक बार मुझे काम करना ही है, घुसना ही है, तो मैं क्या रेट दे सकता हूँ। तो सप्लायर का सपोर्ट होगा तो वो लास्ट में बोल देगा कि ये वाला रेट दे देना यार, सप्लाई करना शुरू कर देंगे। 3 स्टेप फॉर्मूला से ये काम होता है हमेशा। ये स्ट्रेटेजी हमेशा ही प्रॉफिटेबल रहती है। ये स्टेप से कभी भी आपकी इंक्वायरी अगर जेन्युइन बायर है, तो 100% ये इंक्वायरी बायर में कन्वर्ट होगी होगी और होगी। और इसके एक्सपीरियंसेस भी बहुत अच्छे हैं। मान लो कि एक आध इंक्वायरी कन्वर्ट नहीं भी हुई, तो आपको और मैन्युफैक्चरर को दोनों पता चलेगा कि और भी कितना बॉटम में आना है, और भी क्या क्या उसमें फर्क लाना है। मतलब बोलते हैं ना गुजराती में, सुधारा वधारा क्या करना है भाव में, तो वो भी पता चलता रहेगा। और लाइव आप मार्केट के साथ रहोगे कि अभी क्या सिनारियो चल रहा है, अभी इंटरनेशनल मार्केट का क्या सिनारियो चल रहा है। 99.99% ये स्ट्रेटजी से लोग बिजनेस ले ही लेते हैं।
लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आप सप्लायर के पास जब पहली बार जा रहे हो ना करो, लेकिन दूसरी तीसरी बार में आपको टेलीफोनिक ये सारी की सारी चर्चा कर लेनी जरूरी होती है। पहली बार में भी करो, देन ऑल्सो इट इज नॉट अ प्रॉब्लम। पोस्ट योर फ्री लिस्टिंग ऑन प्लेटफॉर्म्स B2B टुडे। टुडेज टास्क, नेक्स्ट सेशन में हम आते हैं उससे पहले, मतलब ये वाले वीक में, नेक्स्ट वीक तक, मैक्सिमम एक वीक तक, अगले बुधवार से, मेरे ख्याल से बुधवार है, ओके। सो नेक्स्ट B2B पोर्टल्स में आपके रजिस्ट्रेशन हो जाने चाहिए। रजिस्ट्रेशन मतलब फ्री रजिस्ट्रेशन, उसमें कोई पैसा आपको, फ्री रजिस्ट्रेशन की सुविधा होती है। उसमें आपको आपकी कंपनी का नाम, आपकी कौन सी प्रोडक्ट्स है, आप एक्सपोर्टर्स है, वो सारे के सारे फॉर्म फिलअप करने आते हैं, वो करने हैं, लेकिन पैसा भरना नहीं है। B2B वाले कभी भी एक्सपोर्ट मार्केट के लिए पैसा भर के आप काम करोगे तो उसमें रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। उससे अच्छा हम इंस्टा एड, मेटा एड जब चलाएंगे, उसमें जब पैसा भरेंगे तो उसके फ्रूट्स हम ज्यादा ले सकते हैं। तो हमको खाली एक प्रेजेंटेशन रखना है, तो सारे फ्री के किए हुए काम हमारे लिस्टिंग में रहेंगे, राइट। सो ये सारी की सारी चीजों का ध्यान रखना है। टास्क क्या है? तो जो लोगों ने अभी तक व्हाट्सअप बिजनेस नहीं किया है, प्रोफाइल फोटो लगाया नहीं है, उनको लगाना है। गूगल मैप के ऊपर आना है। जो लोग नहीं आए हैं वो लोग आ जाइए गूगल मैप के ऊपर। आपका एड्रेस शो अप होना चाहिए, आपका बिजनेस का नाम शो अप होना चाहिए। तीसरा, B2B पोर्टल्स। B2B पोर्टल्स मतलब अलीबाबा, ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, जितने भी ट्रेड पोर्टल थे, आप चैट जीटीपी से पूछ सकते हो। चैट जीटीपी को पूछो कि इंडिया में कौन से B2B पोर्टल्स हैं, लिस्ट लिस्ट ऑफ B2B पोर्टल्स इन इंडिया। फिर वो लिस्ट देगा, फिर लिखो मोर, और लिस्ट देगा। वो सारे के सारे लिस्ट आप देख लीजिए। एक दिन बैठ जाइए, आपकी सारी की सारी फ्री लिस्टिंग में डिटेल्स भर दीजिए, ताकि पता चलेगा। अच्छा, ये डिटेल्स भरने के बाद वो लोग रजिस्ट्रेशन के लिए आपको खूब फोन करेंगे। रजिस्ट्रेशन किसी को हाथ में देना नहीं है, किसी को पैसा भरना नहीं है, ओनली दिस इज फॉर प्रेजेंटेशन। एक शुरुआत है हमारी। इंडियन बिजनेस पोर्टल डॉट इन पे आपको रजिस्टर करना है। इंडियन ट्रेड पोर्टल डॉट इन के ऊपर भी आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ये फ्रूटफुल है, ये कंपलसरी है। ये करोगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। खाली रजिस्ट्रेशन करके रखना है, आपका एक प्रेजेंस रखना है। ओके, सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। आज के लिए मैं आपसे इजाजत मांगूंगा जाने के लिए, और ये सारे काम आपको करने हैं। जो भी ये आपको समझाया है उसकी सारी की सारी पीपीटीज आपको मिल जाने वाली है। दूसरी बात, इंडियन बिजनेस पोर्टल डॉट इन, इंडियन ट्रेड पोर्टल डॉट इन, ये जो पोर्टल्स है उसकी भी एक लिंक बोलो या उसका एक रेफरेंस आपको मिल जाएगा। और बाकी चैट जीटीपी से आपका जो टास्क है फ्री लिस्टिंग करना, वो फ्री लिस्टिंग आपको आपके तरफ से खास करना जरूरी है, राइट। फॉर नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। जैसे जैसे आपका काम बढ़ेगा, और भाई जो लोग बहुत ही डीले कर रहे हैं, धीरे धीरे काम कर रहे हैं, उनसे मेरी विनती है, थोड़ा एडमिन टीम को कोऑपरेट कीजिए। जल्दी से जल्दी जो चीजें हमको चाहिए वो आप प्रोवाइड कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमारा जो अभी भी एडमिन में जो आकांक्षा मैडम थी, कुछ कारण से वो अभी हेल्थ इश्यूज के कारण अभी अभी आ नहीं पा रहे हैं। और बाद में फिर अगर आप टाइम से कुछ चीज नहीं दे पा रहे हो तो आगे हम कैसे सेशंस को बढ़ाएंगे। सो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। टास्क आपका जो दिया है वो आप रेडी कर लीजिए। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, और सी यू अगेन, राइट। हैव अ गुड नाइट।